डिलीजेंट स्टडी एसी में आपका स्वागत है। आज जैसे मैं बात करने लगी हूँ, हम लोग शुरू कर रहे हैं सब टॉपिक 4। हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं हिस्ट्री का 12th स्टैंडर्ड में। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो वीडियोस बन रही हैं और जो चैप्टर मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें इतने सारे कंसेप्ट्स हैं कि अगर मैं एक ही अपनी वीडियो में ही उन कंसेप्ट्स को सारे को कवर करूँ तो बहुत बहुत बड़ी हो रही हैं। और पिछली 2 वीडियोस भी मेरी काफ़ी बड़ी इसी वजह से हो गई हैं। तो मैंने अब क्या किया है, छोटे छोटे कंसेप्ट जिनकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए, मैं उनकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी चैप्टर के बीच में ज़रूर दूंगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं दूंगी, लेकिन अगर आपको उसकी क्लैरिटी के लिए और थोड़ा सा जानना है या आपको और उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियोस, जैसे अभी मैंने बैक्ट्रियन ग्रीक्स पे 3 मिनट्स की एक वीडियो बनाई है, और कल ही मैंने सातवाहन्स के ऊपर कि हम उनको आंध्रा किंग कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उस पे 9 मिनट्स की एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अपलोड की है। मैं उनके लिंक्स आपको शेयर कर दूंगी नीचे। तो आप अगर चाहते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए कुछ और जानना है, तो उसके लिए आप उन लिंक्स पे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं शुरू करती हूँ सब टॉपिक 4 अपना, और कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं इसमें, बट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमारी के जो कंसेप्ट क्लैरिटी अगर चैप्टर 2 में बन गई, तो चैप्टर 3 और 4 में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आपको मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू कंसेप्ट्स आपके चैप्टर के क्लियर कर दूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो तक हमने शुंग डिनेस्टी का, हमें पता है कि मौर्यंस के बाद आती है शुंग डिनेस्टी, शुंग के बाद आ जाएगी हमारी कौन सी डिनेस्टी, कान्व डिनेस्टी। ठीक है, अब होता क्या है कि 200 बीसी यानी कि शुंग, अब जैसे शुंग हमारे आ गए अराउंड 200 बीसी में। ठीक है, जैसे मैंने टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है। अब इस टाइम तक अशोक के बाद कोई स्ट्रांग रूलर नहीं आ रहा। अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे ग्रेजुअली वीक, कमजोर कमजोर हमारे पास रूलर्स आना शुरू होंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दे वर वीक रूलर्स, बट ग्रेजुअली जो इनका पूरा का पूरा इतना बड़ा एम्पायर बना था ना मौर्यस के टाइम में, पूरा नॉर्थ जो आपको मैंने मैप दिखाया है पिछली वीडियोस में, तो वो अब ग्रेजुअली ये एम्पायर श्रिंक करेगा। ठीक है, अब देखिए 200 बीसी के अराउंड हम देखते हैं बड़े 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 सारे नए नए छोटे छोटे किंगडम्स अब इमर्ज होने लगे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नए नए किंगडम्स आते हैं डेक्कन में, और उसके भी बिल्कुल साउथ में जो है वो तो खैर, जैसे हमने कहा था कृष्णा रिवर के साउथ में अगर आप देखें तो 3 हमारे जो हैं, आप देखिए 3 ये एम्पायर्स, जो 3 ये छोटे छोटे किंगडम्स हैं, चोल, पांड्या और चेरा। चोल ग्रेजुअली बहुत अच्छी बड़ी पावर बनेगी साउथ में, बट अभी का जो पीरियड हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अभी उसमें, अभी इस चैप्टर में तो ये एक सिंपल एक छोटा सा किंगडम है। ठीक है, उसके साथ पांड्या, पांड्या देखेंगे अगर आप तो तमिलनाडु एरिया में, और चेरा अगर आप देखेंगे तो वो केरल रीजन में है। ठीक है, पांड्या जो है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, ये तमिलनाडु के एरिया में होगा। ठीक है, ये तमिलनाडु का एरिया होगा हमारा। ठीक है, और ये जो किंगडम्स हैं, ये अशोकन जो 3rd सेंचुरी बीसी में भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस में इनका जिक्र किया गया है, इनके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, और पांड्यास के बारे में तो मेगस्थनीज, मेगस्थनीज का कब पीरियड था, अशोक के फादर थे बिंदुसार, बिंदुसार के पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन डिनेस्टी के फाउंडर थे, जिनके गुरु चाणक्य थे। ठीक है, तो उन चंद्रगुप्त के कोर्ट में मेगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे। ठीक है, उसने जिसकी बुक इंडिका है, उन मेगस्थनीज ने सबसे पहले पांड्यास का वहां मेंशन किया है, और इनके द्वारा जो पर्ल्स का जो ट्रेड होता था उसके बारे में मेगस्थनीज ने मेंशन किया है। बहुत सी चीजें और भी तो इतना ये पुराना है। और अशोकन इंस्क्रिप्शंस में इनका ये भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि मॉडर्न एम्पायर के अंडर ये एरियाज नहीं थे, लेकिन इनके काफी फ्रेंडली रिलेशंस थे, बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही अच्छे से रिलेशंस थे इन तीनों किंगडम्स के साथ। ठीक है, अब इनकी जो हमें, अब ये देख लीजिए आप, यहाँ हमें चोल, पांड्या और चेरा तीनों देखने को मिलते हैं। ये देखिए, पांड्यास बेसिकली इस एरिया में है, चोल आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे, और चेरा आपको मिल जाएंगे आपको यहाँ केरल वाली साइड पे। ठीक है, और ये कब का मैप मैं लेकर आई हूँ, 3rd सेंचुरी, ये
BC 300 का, 3rd सेंचुरी BC का, मतलब ये ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करते थे, ये इतने पुराने हमारे किंगडम एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, अब हमें इनकी नॉलेज जो है कहाँ से मिलती है, इनका क्या ट्रेड होता था, मतलब चोल चेर पांड्या, इनका ट्रेड कहाँ होता था, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनके यहाँ ब्राह्मण्स का कितना डोमिनेंस थी कितनी नहीं थी, छोटी छोटी बातें, और बहुत सारे इनके रूलर्स किस तरीके के थे, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है हमें कहाँ से मिलती है, संगम टेक्स्ट से। अब संगम टेक्स्ट क्या है, संगम का मतलब हो गया एक असेंबली, तो एक ना संगम मतलब पोएट्स की ना एक असेंबली बुलाई जाती थी, अलग अलग पीरियड में अलग अलग रूलर्स बुलाते थे, और वो क्या करते थे, वो पोएट्स क्या करते थे, उस टाइम पीरियड में जो सोसाइटी इकोनॉमी जो भी उस रूलर के अंडर हो रहा है, उसको इन अ वेरी पोएट, उसको ना एक पोएम की फॉर्म में लिखते थे, और वो कंपाइल करके टेक्स्ट एक बन जाता था। खैर फाइनल जो हमारे पास कंपाइल की हुई है इन असेंबलीज की, जो ये पोएट्स इकट्ठे होके कंपाइल मतलब जो पोएट्री फॉर्म में जो डिटेल्स नोट करते थे, वो कंपाइल होकर जो हमारे पास आई है, वो तो हमारे पास बहुत बाद में आई है, 3rd सेंचुरी AD से 6th सेंचुरी AD की हमारे पास है। उससे पहले की जो है उसका हमारे पास फिलहाल रिकॉर्ड नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो संगम टेक्स्ट हैं ये कब से इन्होंने कंपाइल करना शुरू की, कब से इन्होंने मतलब संगम कब से होना शुरू हुआ था, मतलब ये जो पोएट्स की जो असेंबली थी ये रूलर्स कब से बुला रहे थे। बट सर्टनली पांड्या रूलर्स जो थे वो काफी सारी अपनी मतलब उनके बारे में, जैसे एक कोई टेक्स्ट आप उठा लें तो संगम टेक्स्ट में काफी सारा पांड्या रूलर्स का या पांड्या किंगडम का ट्रेड, उनकी सोसाइटी, उनके रूलर्स, ये सारी डिटेल्स जैसे हैं दे रखी हैं। तो इन तीनों स्टेट्स के बारे में जो हमें डिटेल्स मिलती हैं, वैसे तो हमें अलग अलग सोर्सेस से मिलती हैं, पर क्योंकि एनसीईआरटी में अभी हमने संगम टेक्स्ट के बारे में, मतलब आपको आएगी, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आई थॉट कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आपको पता हो संगम टेक्स्ट है क्या। कुछ नहीं है, पोएम्स, अलग अलग पोएट्स इकट्ठे होते थे, एक रूलर उन बुलाता था कि अलग अलग पोएट्स इकट्ठे हो, उस टाइम पीरियड के बारे में, उस रूलर की क्या अचीवमेंट है, वो सारी वो पोएटिक फॉर्म में लिखते थे, और कंपाइल बाद में हुई हैं ये, ठीक है। अब हो कब से रहा था ये हम नहीं जानते, ठीक है, पर हमारे पास जो अवेलेबल है वो इस टाइम पीरियड की है, ठीक है। अब बाकी डिटेल्स मैंने इसमें लिखी हैं, आप अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए इसे ज़रूर पढ़ें। अब एक बात सुनिए, इसके बाद हमारे जैसे आते हैं, अब हमने साउथ की तो बात कर दी, अब इस मैप में ना मैंने वो साउथ का पोर्शन हटा दिया, ठीक है। हमने यहाँ कहीं जो रिवर है उसके साउथ में, इस समझ लीजिए इस लाइन के नीचे तीन छोटे किंगडम्स हैं, हमने उसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे सातवाहन एम्पायर की। अच्छा, ये जो इंडो साइथियन किंगडम्स यहाँ लिखा दिख रहा है ना, ये शाक है, या इंडो साइथियन किंगडम्स कह लीजिए या इनको शाक्स कह लीजिए, बात एक ही है। शाक्स को इंडो साइथियन किंगडम्स भी कहते हैं। मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है बैक्ट्रियन ग्रीक्स पे, आप ज़रूर देखें उसे, 3 मिनट की है, ज़्यादा नहीं, पर उससे थोड़ा सा ना मतलब एक कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी कि हम इस वीडियो में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सातवाहन जो थे वो कब आए, अब ये देखिए आप, मगध में कान्व डिनेस्टी है, अब ये मैंने सातवाहन पे भी जो अलग बनाए हैं उसमें भी मैंने डिटेल्स दी हैं। तो यहाँ सातवाहन कहाँ आए थे, सेंट्रल इंडिया में आए थे, ठीक है। और उस वक्त जब शाक्स, जैसे यहाँ पे शाक्स का रूल है, ठीक है, इस एरिया में, अब जो कभी ये होता था कि कभी सातवाहन का हिस्सा शार्क्स के पास या शार्क्स का हिस्सा सातवाहन, दैट डिपेंडेंट ऑन द रूलर, कि कोई रूलर कितना स्ट्रॉन्ग आया है तो उसने शाख का एरिया ले लिया, कोई शाख रूलर स्ट्रॉन्ग आया तो उन्होंने सातवाहन का भी हिस्सा ले लिया, ठीक है। और कान्व डिनेस्टी जो इस वक्त मगध में थी, ये काफी वीक रूलर्स थे, तो इनके होते हुए सातवाहन ने सेंट्रल इंडिया का काफी सारा पार्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। तो ये आपको बताना था मैं। अब सातवाहन की काफ़ी सारी डिटेल्स, क्योंकि मैं इस पर अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली इतना ही लिखूंगी, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, 9 मिनट्स की वो वीडियो है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया, बैक्ट्रियन ग्रीक्स जो थे नॉर्थ में, पहले बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, उसके बाद शाक आए, शाक के बाद पार्थियन, पार्थियंस के बाद हमारे पास कौन आएंगे, कुशान्स, ठीक है। Sharks were followed by Parthians and Parthians were followed by Kushans where in North India. नॉर्थ इंडिया में हमारे पास फिर कुशान आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि कुशान्स जो हैं वो इंडियन एक ट्राइब आप समझ लीजिए, जो थोड़ा सा
पीछे की तरफ आप जाइए, आप बिल्कुल मतलब देवर फॉरेनर्स, ठीक है। कुशान्स जो थे वो इंडियन नहीं थे, ये फॉरेनर्स थे। और एक सेंट्रल एशिया में इनका मतलब इनके अंडर काफी जो रीजन आया था वो सेंट्रल एशिया का, जिसमें आप समझ लीजिए जो बाद में यूएसएसआर का पार्ट भी था, काफी सारा ईरान का पोर्शन, काफी सारा अफगानिस्तान का, तकरीबन सारा का सारा पाकिस्तान और पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इनके कंट्रोल में आया था। ये कौन सी डिनेस्टी थी? ये कुशान डिनेस्टी थी। और ये एक फॉरेन, आप इनको फॉरेन रूलर समझें, ठीक है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया था लोकल, मतलब लोकल एलिमेंट्स के साथ, लोकल्स के साथ। काफ़ी सारे इन्होंने इंडियन चीज़ें अडेप्ट की थी, और काफ़ी इन्होंने हमें अपना, काफ़ी इनका इम्पैक्ट हमारी इंडिया, मतलब इंडियन आर्ट पे, कल्चर पे भी इनका भी आया था। कुशान्स रादर वो रूलर्स थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। वो गोल्ड कॉइन्स जिनमें गोल्ड कंटेंट काफी ज्यादा था, अगर आप उनका कंपैरिजन करें कुशान्स के सक्सेसर्स या जो कुशान्स के बाद आए, उन गुप्ता जो आए उनसे, ठीक है। अब कुशान्स की जो पावर है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में वो वीक हो रही है 3rd सेंचुरी एडी के अराउंड, ठीक है। और 3rd सेंचुरी एडी के बिल्कुल, मतलब आप सोच लीजिए बाय मिड ऑफ 3rd सेंचुरी एडी कुशान्स की पावर वीक हो जाती है, ठीक है। और उस दौरान ग्रेजुअली क्या होता है, नॉर्थ में काफी सारे छोटे 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 ऑन द रूइंस ऑफ कुशान, देखो जो भी रूलर आता है वो कभी बहुत स्ट्रांग होता है। कुशान्स बहुत स्ट्रांग थे एक टाइम पे, और उसके बाद वो भी वीक हुए। अच्छा, एक चीज मैं भूल गई आपको बताना, कुशान्स वो रूलर्स भी थे जिन्होंने बड़े 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 टाइटल्स अपने राजाओं को दिए, जैसे देवपुत्र। अब देवपुत्र जो एक टाइटल है, इसका मतलब देवताओं का बेटा। अब इस टाइटल की उनको जो है, इस आइडिया को, जो डिवाइन किंगशिप का जो आइडिया है, इन्होंने ये चाइना से लिया है। चाइना में जैसे होता था, चाइनीज लोग अपने अपने राजा को कहते थे कि ये मतलब सन ऑफ हेवन है, ठीक है। तो वहीं से इन्होंने ये आइडिया डिराइव किया है इस टाइटल का कि ये देवताओं के पुत्र हैं, ठीक है। अब ये ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े राजाओं को टाइटल दिए। अब ऑन द रूइंस ऑफ कुशान एम्पायर अरोज गुप्ता एम्पायर। गुप्तास प्रोबेबली कहते हैं, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में जब हिस्ट्री पढ़ी थी, एक टर्म पढ़ी होगी फ्यूडेटरीज। गुप्तास जो थे पॉसिबली फ्यूडेटरीज थे कुशान्स के, मतलब और इसीलिए कहते हैं कि कुशान्स की जब पावर खत्म होने लगी नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगी गुप्तास को राइज होने में। और जो मेन एरिया गुप्तास का था वो था उत्तर प्रदेश, ठीक है। गुप्तास का मेन एरिया जो था वो उत्तर प्रदेश था, और उसके अराउंड जो उन्होंने एक्सपैंड की टेरिटरीज अपनी, वो अलग थी। अब 4th सेंचुरी एडी में आप देखते हो गुप्ता भी आए हैं, ठीक है, और बड़े बड़े स्टेट्स भी आए हैं। और फिर होता क्या है, जैसे गुप्ता एम्पायर में एक बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर आए थे, समुद्रगुप्त। अच्छा, गुप्ता एम्पायर के 2 रूलर्स थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच। इन पे हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, वो थे चंद्रगुप्त। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ मौर्यन डिनेस्टी से अलग हैं, ये सिर्फ चंद्रगुप्त हैं, ठीक है। और इनके जो बेटे हैं समुद्रगुप्त, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे आगे पीछे कॉन्क्वेस्ट करके अपनी टेरिटरी को, गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया था, ठीक है। पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, उतना तो नहीं जितना मौर्यास ने अपने कंट्रोल में किया था, पर काफी सारा नॉर्थ इंडिया गुप्तास ने भी अपने कंट्रोल में लिया था, उसको यूनिफाई किया था। आप इसका मौर्यंस के साथ कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, मौर्यंस का बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर्स, अब मैनी ऑफ देम, अब इस ये गुप्तास की बात है, अब मैनी ऑफ देम डिपेंडेड ऑन सामंत। अब हुआ क्या था, मैंने समुद्रगुप्त का यहाँ मेंशन इसलिए किया कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, आगे पीछे के बहुत से एरियाज कंकर करके गुप्ताज में गुप्ता एम्पायर का पार्ट तो बना लिए, पर काफी सारे जो स्टेट्स कह लीजिए जिन पे उसने अपना, जिनके साथ, जिस इलाकों को उसने जीता था, काफी सारी स्टेट्स में उसने वही राजा दोबारा से मतलब एक तरीके से उन्हीं को वापस उनका उस इलाके का रूल दे दिया कि आप अपने टेरिटरी को जैसे पहले रूल कर रहे थे आप वैसे ही करो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने हमें अपना, अपने उससे ऊपर हमें अपनी अथॉरिटी मानना है। इट्स लाइक कि हम आपके ऊपर किंग हैं और आप हमारे फ्यूडेटरी या आप हमारे सामंत हो, इस चीज को आप
एक्नॉलेज करो। सामंत कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं एक सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ। जैसे फॉर एग्जांपल या तो सबॉर्डिनेट किंग्स हैं जिनको आपने जीता लेकिन अपनी टेरिटरी उनको वापस दे दी कि भाई आप उसी पे रूल करो जैसे करते थे, लेकिन आप हमें सालाना एक ट्रिब्यूट दोगे और हमारे कोर्ट में जब भी हमें जरूरत होगी आप पेश होंगे। दूसरा, अगर आपने लैंड ग्रांट्स दिए हैं अपने ऑफिसर्स को, ठीक है, ऑफिसर्स को अगर आपने लैंड ग्रांट्स दिए हैं, खैर लैंड ग्रांट्स की बात मैं अगली वीडियो में करूंगी, अभी इस चैप्टर में इतना ही। तो सामंत बेसिकली वो सबॉर्डिनेट एलीज होते थे किंग के, और भी इसके टर्म के अलग अलग मीनिंग है और भी चीजों में मतलब हम सामंत यूज करते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। बट यहाँ इतना ही कंसेप्ट सामंत का आपको जानना जरूरी था, तो वो मैंने आपको दिया है कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग जब इलाकों पे अपना कंट्रोल किया था तो उनमें काफी सारे इलाकों के जो रूलर्स थे उनको वो रूल वापस दिया था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका चैप्टर आपको थोड़े में बहुत ज्यादा समझा सकूं, जहां मुझे लगेगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए अलग वीडियोस दे दूंगी। सामंत पर मैं आपको एक अलग छोटी सी वीडियो बना के 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एंड आई लेट यू नो इन माय नेक्स्ट वीडियो कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब आज हमने सब टॉपिक 4 कंप्लीट कर लिया है। 5 और 6, 7, 8 जो है वो हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन कंसेप्ट्स के क्लैरिटी के साथ, ठीक है। वहां हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अगले चैप्टर्स बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे कि इस चैप्टर की बेस हमारी क्या है, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ ये सारे कंसेप्ट्स। तो अगर कोई भी आपको परेशानी हो या कोई भी कंसेप्ट ना समझ आए, जस्ट लेट मी नो। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।